नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। थोड़ी ही देर में सीएम आवास पर कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होगी। सीएम योगी एमएलसी चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दोनों ही मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एमएलसी के चुनाव को लेकर संभावित नामों पर चर्चा होगी। आज देर रात या कल सुबह तक जारी हो सकती है नामों की सूची। कल से शुरू हो रही एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया और इसको लेकर आज बड़ी बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी सीएम आवास पर। बता दें कि 2 दिन से लगातार सीएम योगी मुलाकात कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं से, लेकिन अब सीएम आवास पर पहुंच गए हैं और यहां पर एक बड़ी बैठक शुरू होगी। एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा होगी। आज देर रात या कल सुबह जारी हो सकती है नामों की सूची। एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, एमएलसी चुनाव को लेकर नामों की चर्चा होगी। फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? कितने देर में यह बैठक शुरू होगी? एसके वाजपेयी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नाथ आवास पर पहुंचे हैं 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर। लगातार जो काफिला है मुख्यमंत्री की गाड़ियों का वो अंदर जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। इस बड़ी बैठक में जो एमएलसी के नाम है उन पर चर्चा होगी, साथ ही साथ दिल्ली से जो फीडबैक मिला है उस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालीदास मार्ग आवास पर पहुंच चुके हैं। हालांकि इसके पहले से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब वो बैठक शुरू होने जा रही है। कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण मंथन बैठक है जिसमें यह तय किया जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के 36 एमएलसी प्रत्याशी कौन होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस विधान परिषद पर है, क्योंकि विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है। तो लगातार उन चीजों को लेकर मंथन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटे हैं। 2 दिनों का मंथन चला। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ संगठन मंत्री बीएल संतोष, उसके अलावा यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर या बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उसके अलावा यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, साथ ही साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरे के दौरान मुलाकात की और 2 दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक अब शुरू होने जा रही है बस कुछ ही क्षणों में, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री सुनील बंसल पहले से आवास पर मौजूद है और अब ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी और लगभग 36 सीटों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि यहां पर समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है अपनी सीटों को बचाए रखने के लिए, क्योंकि मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा सीटें हैं। अब बिल्कुल, अगर हम विधान परिषद की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें हैं और बीजेपी कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं विधानसभा के साथ ही अब विधान परिषद में भी उसका बहुमत हो, ताकि जो भी कोई अध्यादेश या किसी तरीके का प्रस्ताव जो विधानसभा से पास होकर उच्च सदन विधान परिषद में जाते हैं वहां पर भी ना रुकें और वहां से भी बिना किसी रोक टोक के पास हों, जिसको लेकर अब बीजेपी की पूरी कोशिश इसी पर होगी कि जल्द से जल्द विधान परिषद में भी बहुमत हासिल किया जाए। 36 सीटों को लेकर अब यह मंथन होगा और कहीं ना कहीं आज देर रात से लेकर कल सुबह तक यह सूची जारी हो सकती है। हालांकि बीजेपी को लेकर उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि कोर कमेटी की बैठक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री आवास के जस्ट बगल वाले आवास 4 केडी में रहते हैं, तो वो भी पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब मंथन शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, अभी फिलहाल कौन कौन पहुंच चुका है सीएम आवास? एसके वाजपेयी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं, संगठन महामंत्री सुनील बंसल पहुंच चुके हैं। उसके अलावा जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य वो पहले से बगल के आवास में हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो लोग इस बैठक का हिस्सा होंगे, क्योंकि ये बीजेपी की कोर कमेटी है,
वो वहां पर पहुंची है। कुछ विधायक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन उनसे मुलाकात इस बैठक के बाद होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले कहीं ना कहीं कोर ग्रुप की बैठक करेंगे और ये कोर ग्रुप की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तुरंत अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। जी 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 12 अप्रैल को इनकी गिनती होगी। ऐसे में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 15 से ही शुरू हो जाएगी। चुनौती तो है कि किसको चुना जाए, किसको इस चुनावी मैदान में उतारा जाए। इन तमाम चीजों को लेकर एक कंफ्यूजन तो जरूर होगा बीजेपी के आलाकमान में, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ ने लगातार मुलाकात की है, अमित शाह से कह लें हम या पीएम मोदी से कह लें, तो इसको लेकर जरूर उन्होंने चर्चा की होगी और एक रूपरेखा तैयार कर ली होगी। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद लौटे हैं और केंद्रीय नेतृत्व के जो भी बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या फिर संगठन मंत्री बीएल संतोष हों, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह हों, सभी के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। और मुलाकात के बाद जो चीजें वहां पर तय हुई हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ भी बिताया था, कहीं ना कहीं वो जो फीडबैक अब वहां से हुआ है उस हिसाब से अब चीजें लखनऊ में आगे बढ़ाई जाएंगी। हालांकि बीजेपी जो कोशिश यही करेगी कि अब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में भी बहुमत हो, क्योंकि विधानसभा में ऑलरेडी बीजेपी के पास बहुमत हो चुका है, नई सरकार बनने जा रही है। उसके पहले चूंकि अब ये 15 तारीख जो कि कल है, कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो कोशिश यही होगी कि अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया जाए और कहीं ना कहीं तेजी के साथ चीजों को किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने एमएलसी प्रत्याशी जिताकर सदन भेजे जाएं। अब देखना यह है कि बीजेपी कितनी हद तक इस रणनीति में सफल हो जाती है। हालांकि अगर हम 2017 की बात करें तो अखिलेश यादव ने इन 36 में से 31 सीटें जीती थी, तो कहीं ना कहीं अब इस बार समाजवादी पार्टी के लिए जरूर करो या मरो की स्थिति होगी और निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए जरूर होगी, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए अब कहीं ना कहीं वो सीटें बचा पाना बहुत कठिन होगा। जी बिल्कुल, हालांकि कहा जाता है जिसकी सत्ता उच्च सदन में उसी का दम दिखता है, लेकिन सवाल यह है कि जो सीट्स इस बार जहां पर चुनाव होने हैं उनमें से मोस्टली समाजवादी पार्टी के गढ़ की सीटें हैं, तो इस बार क्या लग रहा है? और इन सब के बीच अभी हाल ही में 8 एमएलसी ऐसे समाजवादी पार्टी के जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, तो ऐसे में कैसी स्थितियां बन रही हैं? बिल्कुल निश्चित है कि समाजवादी पार्टी के लिए कठिन होगा इस बार, और जिस आसानी से समाजवादी पार्टी ने 2017 में 31 सीटें इन 36 में से जीती थी, वो इस बार आसान नहीं है। क्योंकि अगर हम इसमें वोटर्स की बात करें तो सांसद, विधायक, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला अध्यक्ष, उसके अलावा निकायों के सभासद इसमें वोट करेंगे, तो निश्चित है कि जिसके पास जितना ज्यादा बहुमत होगा कहीं ना कहीं वही सदन पहुंचेगा। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार ने वापसी की है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ज्यादा आसान है समाजवादी पार्टी की अपेक्षा सदन में अपना बहुमत पाना। हालांकि अब देखना यही है कि इन 36 सीटों पर कितने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के विजयी होते हैं और कितने भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन कोशिश यही होगी कि समाजवादी पार्टी को विधान परिषद में भी बहुमत से पीछे किया जाए और विधान परिषद में भी बहुमत हासिल किया जाए। अब देखना यह है कि बीजेपी की जो पूरी रणनीति है, इस रणनीति में किस हद तक कामयाबी मिलती है। जी बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। बात देवभूमि की करेंगे, जहां उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए चयनित हुए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राजभवन के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय की तरफ से आदेश जारी किए गए। प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेने के बाद बंशीधर भगत सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड की नई विधानसभा का गठन हो जाएगा। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं, किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को अफीम चटाते हैं और फिर सम्मोहन में ले लेते हैं। रणजीत रावत आगे कहते हैं कि मेरा नशा खुद 35 साल बाद टूटा। रणजीत रावत यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधानसभा चुनाव में हरीश रावत ने टिकट के नाम पर ठगा है, एक बड़ी धनराशि इकट्ठा की है, वे लोग उनकी चक्कर काट रहे हैं, कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं तो कुछ लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें सामने आएंगी, वे झूठ बोलते हैं पहले मासूमियत से, और पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लगे हैं।
मैं बहुत लिहाज अभी तक किया है, बहुत कम चीज़ें कही हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लग गए हैं। और मैंने साल भर पहले एक बयान दिया था कि हरीश रावत की मनोदशा ठीक नहीं है, उनको आराम की ज़रूरत है। मैं आज फिर अपनी उस बात पे कायम हूँ। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद नए सीएम को लेकर पेच फंस गया है, जिसे लेकर अब पार्टी में मंथन चल रहा है। उत्तराखंड के नए सीएम की रेस में कौन है, इसको लेकर कयासबाजी चल रही है। इसी क्रम में संसद की कार्रवाई के बाद उत्तराखंड के सांसदों ने पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में काफी हद तक मुख्यमंत्री के नाम तय हो चुके हैं, जल्द ही उसकी घोषणा हो सकती है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक होगी। 20 मार्च को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो वहीं होलाष्टक की वजह से पार्टी अभी कोई शुभ कार्य की घोषणा और कोई नया काम नहीं करना चाहती। इधर अनेक नए विधायकों ने धामी के लिए सीट खाली करने का ऑफर भी किया है। उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जल्द ही नवनिर्वाचित विधायक मंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। गौरतलब है कि 10 मार्च 2022 को आए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिली है। बीजेपी ने उत्तराखंड की 70 में से 47 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें ही मिली है। हालांकि बीजेपी के लिए यह झटके की बात रही कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के खाते में आया तो जरूर, लेकिन पुष्कर सिंह धामी चुनाव नहीं जीत पाए। अब बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो उत्तराखंड में एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सके। इस रेस में कई चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्यादातर विधायक सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ दिख रहे हैं। सियासी हलकों में ये चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि बीजेपी आलाकमान पुष्कर सिंह धामी को फिर सत्ता की कमान सौंप सकता है। वहीं सीएम पद पर पुष्कर धामी के अतिरिक्त श्रीनगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक धन सिंह रावत, चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज, हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक के नाम की भी चर्चा है। कुछ बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि यदि केंद्रीय नेतृत्व गैर विधायकों में दाव लगाता है तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक में से किसी एक को मौका मिल सकता है। देवभूमि में सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी का कोई नेता खुलकर तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अरमान तकरीबन हर नेता के जोर मार रहे हैं। वहीं एक संभावना इस बात की भी है कि मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी सीएम के चुनाव में किसी भी चेहरे पर दाव लगाकर फिर सबको चौंका सकती है। उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, इस पर अंतिम फैसला बीजेपी आला कमान को ही लेना है। इसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये दोनों विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी संभावना है कि सोमवार के बाद किसी भी दिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंच सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी विधायक को नेता दल का चयन किया जाएगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है सबको जानता है और मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी में जो चुनाव जीत के आ रखे हैं।
वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल अजय भट्ट ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत में कहा कि रेस में नाम लोग चलाते हैं, पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, जो जिम्मेदारी मिलती है वो निभाता हूं, लेकिन पार्टी में पहले विधायक दल की बैठक होगी, फिर नेता चुना जाएगा। मैंने कहा ना, नाम तो चलते रहते हैं, कोई चला देते हैं, कोई चल जाते हैं, कहीं प्रेस चला देती है, कहीं जनता की तरफ से आ जाते हैं। नाम से कोई मतलब नहीं है, आते रहते हैं, लेकिन विधानमंडल दल में माननीय विधायकगण जिस नाम को चुनेंगे वही अधिकृत होंगे, वही नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा ऊपर, और उसके बाद वो विधायकों के बीच में ही घोषित किया जाता है। संगठन महामंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई सर, क्या कुछ बात? शिष्टाचार में की है। इतना बड़ा इलेक्शन रहा है, 1.5-2 महीने से हम उत्तराखंड में रहे हैं। हमने पूछा कि जो भी हमारे वरिष्ठतम लोग यहाँ पर हैं, हम उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहते हैं उनका, कि इतना बड़ा अभियान वहाँ पर सफल रहा उनके नेतृत्व में। संगठन मंत्री तो संगठन की रीढ़ होते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मैंने उनसे की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया है, अन्य जो वरिष्ठतम हमारे केंद्रीय लीडर होंगे तो उनसे भी लेंगे। तो ये एक क्रम होता है हमारे वहाँ मिलने का। वहीं उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में फिलहाल होला अष्टक की बाधा भी दिखाई दे रही है। राज्य में प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद बीजेपी फिलहाल सरकार के गठन को टालने के मूड में है। खबर है कि होला अष्टक लगने के चलते बीजेपी होली के बाद ही सरकार के गठन पर विचार करेगी, यानी 18 मार्च होली के बाद ही नई सरकार का गठन होगा। इसके पीछे का बड़ा कारण ज्योतिष बताया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार होली के 8 दिन पहले से होला अष्टक लग जाता है, जिसमें हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। देखिए, मैथोलॉजी को तो माना ही जाता है, कुछ चीज़ें जो इस्टेब्लिश हैं उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जाता है। तो होला अष्टक की बात चल रही है कि इस समय 18 होली के बाद ही मैं समझता हूँ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सर, सरकार जीत गई, सरदार हार गए, नया सरदार कौन? क्या धामी जी रिपीट हो रहे हैं या विधायकों में से ही किसी को मौका मिलने जा रहा है? और इस पर आखिर जो आप लोगों की एक प्रक्रिया है, संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट्री दल की बैठक, ये प्रक्रिया सर कब तक होगी और इसमें अब कितना वक्त है? देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी और पीयूष गोयल जी को यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया और अब जब वो आएंगे उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय होगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी को अब अपने नए सरदार का इंतजार है। सूत्रों की माने तो चर्चाओं में मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि विधायकों में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल का नाम प्रमुखता से चर्चाओं में है। इसी प्रकार से सांसदों में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट का नाम भी सुर्खियों में है। बहरहाल अंतिम निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड व संसदीय दल की बैठक से होगा, लेकिन प्रचंड बहुमत से सत्ता में मिथक तोड़ते हुए वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में एक नया इतिहास जरूर रच दिया है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। हाल ही में मदन कौशिक हरिद्वार स्थित शांभवी धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने होली कार्यक्रम में शिरकत की थी और वहां मौजूद साधु संतों ने उन्हें सीएम बनाने की मांग उठाई। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि मदन कौशिक के बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, इसीलिए उन्हें उत्तराखंड की कमान सौंपना चाहिए और मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति 5 बार चाहे वो किसी भी तरह से जीता है, ट्रेमेंडस उसकी विक्ट्री है, तो मदन कौशिक के नाम पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से वो जो काम किया है उन्होंने, और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, तो इन दोनों नाम पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। और चूंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं, इसलिए मदन कौशिक के नाम पर विचार करना चाहिए और मदन कौशिक को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बहुत दिनों से बड़े बड़े पद पे रहे, उन्होंने बहुत काम किया हरिद्वार के लिए, और मुझे भी कोई दावेदार नहीं होता है, जो भी तय होगा वो सभी का सामूहिक तय होता है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कोई नाम चलना चलाना ये सब
मीडिया का काम है। बाकी जो भी होगा निर्णय वैसे होगा, कोई दावेदार नहीं होता, जो भी तय होगा वो सभी का। लैंसडाउन से नवनिर्वाचित विधायक दिलीप सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर जुबानी हमला बोला है। उनका कहना है कि हरक की सच्चाई जनता के सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच हरक सिंह रावत अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं और राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, चरित्र और समर्पण की भावना होनी चाहिए, जो हरक सिंह रावत में नहीं है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हरक सिंह रावत खुद को शेरे गढ़वाल बताते हैं, जबकि वो सीआर हैं। देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है, और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे। लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है, और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास इस चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे लोग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि चुनाव से पहले उठे मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद की जांच की जाएगी। गोदियाल ने कहा, जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना कहीं भी नहीं था तो ये व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी बात रखी गई थी, लेकिन भाजपा द्वारा उसी को मुद्दा बनाया गया और इस लिहाज से उस व्यक्ति द्वारा कहा गया उसके बारे में कांग्रेस जांच करेगी। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भीतर घाट हुआ है। गोदियाल ने यह भी कहा कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें आखिरकार लाल कुआं भेज दिया गया। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम की गंगोत्री विधानसभा सीट का मिथक इस बार भी हमेशा की तरह कायम रहा। कहा जाता है कि यहां से जो विधायक जीतता है सूबे में उसी की सरकार बनती है। इस बार भी बीजेपी के सुरेश चौहान ने जीत दर्ज की है और सूबे में भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। गंगोत्री से नवनिर्वाचित विधायक सुरेश चौहान से बात की हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने। उत्तराखंड की गंगोत्री विधानसभा का मिथक इस बार भी लगातार बरकरार रहा है, चूंकि कहा जाता है कि गंगोत्री विधानसभा से जो विधायक बनता है सूबे में उसी की सरकार होती है, और ऐसा इस बार हुआ भी। गंगोत्री से विधायक पहली बार बने हैं सुरेश चौहान मेरे साथ हैं खास मुद्दों पर बात करने के लिए। सर, सबसे पहले आपको न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। गंगोत्री के बारे में कहा जाता है शुरू से ही मिथक रहा है, और मिथक इस बार बरकरार भी रहा है, चूंकि जो विधायक वहां से बनते हैं उनकी कहीं ना कहीं सूबे में सरकार होती है, और ये मिथक इस बार भी रहा है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे पूरी गंगोत्री क्षेत्र की जनता को लेकर और प्रदेश की जनता को लेकर? सबसे पहले मैं गंगोत्री की जनता का और पूरे उत्तराखंड की जनता का, पूरे तमाम भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूं, और सबको अपनी तरफ से, मां गंगा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज हमारी उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है। ये खुशी का माहौल है पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर। गंगोत्री से जो जीता ये सत्यता है और ये मिथक है, और उत्तर प्रदेश के ज़माने उत्तरकाशी जो जीता था, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनती थी, ये भी मिथक है। तो माँ गंगा की कृपा है, और माँ गंगा पे सबकी आस्था है, और माँ गंगा की कृपा से आज हम उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमतों से माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में, और हमारे जो इस समय जो है जो मुख्यमंत्री रहे धामी जी, उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा है तो प्रचंड बहुमत से जो है। सर, एक सवाल ये है, क्योंकि गंगोत्री विधानसभा है उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का आदमी वहां पर आता है गंगोत्री विधानसभा, और इस लिहाज से आपके लिए चुनौती कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि चार धाम से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर लोग आ रहे हैं, भक्तों को कहीं ना कहीं बिल्कुल सहूलियत मिले, इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम रहेंगे? देखिए, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जो माननीय मोदी जी का मिशन है। आपने देखा कि पहले जब चार धाम, चाहे बद्रीनाथ की बात करें, चाहे केदारनाथ की बात करें, चाहे गंगोत्री की बात करें, चाहे यमुनोत्री की बात करें, जब ऋषिकेश से आदमी चलता था तो हमारे कई लोगों से, चाहे वो किसी भी प्रदेश का रहने वाला होता था, तो वो 10 बार जो है ऋषिकेश के पास आकर माथा टेकता था कि मैं बच के आ गया। क्योंकि जब पहाड़ों में जब बसें चलती थी, टैक्सियाँ चलती थी, तो बहुत
सड़कों की स्थिति बड़ी खराब थी। आज उसी चार धाम को विकसित करने के लिए, चार धाम को सुगम बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और जो माननीय मोदी जी की सोच है कि जो ऑल वेदर सड़क का जो एक मतलब जो है निर्माण का कार्य जो चल रहा है और काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी सड़कें बन चुकी हैं। लावा क्षेत्र भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्राथमिकताएं रहेंगी क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे लोग आ रहे हैं, भक्तों को कहीं ना कहीं बिल्कुल सहूलियत मिले, इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम रहेंगे? देखिए, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जो माननीय मोदी जी का मिशन है, आपने देखा कि पहले जब चार धाम, चाहे बद्रीनाथ की बात करें, चाहे केदारनाथ की बात करें, चाहे गंगोत्री की बात करें, चाहे यमुनोत्री की बात करें, जब ऋषिकेश से आदमी चलता था तो हमारे कई लोगों से, चाहे वो किसी भी प्रदेश का रहने वाला होता था, तो वो 10 बार जो है ऋषिकेश के पास आकर माथा टेकता था कि मैं बच के आ गया। क्योंकि जब पहाड़ों में जब बसें चलती थी, टैक्सियाँ चलती थी, तो बहुत सड़कों की स्थिति बड़ी खराब थी। आज उसी चार धाम को विकसित करने के लिए, चार धाम को सुगम बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और जो माननीय मोदी जी की सोच है कि जो ऑल वेदर सड़क का जो एक मतलब जो है निर्माण का कार्य जो चल रहा है और काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी सड़कें बन चुकी हैं, तो ये सब एक तीर्थाटन को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि कैसे पहाड़ तीर्थाटन और पर्यटन से आगे बढ़े, कैसे तीर्थाटन और पर्यटन का एक हब बने और लोगों को, जो पहाड़ के लोग हैं, उनको पलायन न करना पड़े और घर बैठे उनको रोजगार मिले। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जो कि 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है, 22 साल में लगातार हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी रही है, कांग्रेस भी आई है, लेकिन मंत्री पद आखिरकार उत्तरकाशी को नहीं मिल पाया है। पूरे जिले की अगर बात करें, गंगोत्री की खासकर अगर मैं बात करूं, इस बार कहीं ना कहीं जनता में ये मांग जरूर उठ रही है, हालांकि पिछले दिनों भी उठी थी, लेकिन इस बार खास तौर पर मांग उठ रही है कि गंगोत्री से भी मंत्री पद दिया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।